नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के गद्य भाग का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है लहसा की ओर। लहसा एक स्थान का नाम है जिसकी हम यहाँ बात करना चाहते हैं। और ये जो चैप्टर है यह एक यात्रा वृतांत है, क्योंकि इसमें किसी स्थान की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। लेखक कौन है? लेखक है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, और इस चैप्टर का पहला भाग हम यहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट भाग अगली क्लास में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले लेखक की। राहुल सांकृत्यायन, इनका जन्म हुआ 1893 में और निधन हुआ है 1963 में। ये क्या थे? महापंडित थे। ठीक है ना, ये हिंदू धर्म से संबंध रखते थे और इनका जो मूल नाम था वो केदार पांडेय था। मूल नाम केदार पांडेय था। उसके बाद श्रीलंका में जाकर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, और ये महापंडित भी कहलाते हैं और घुमक्कड़ी स्वभाव के थे ये। ठीक है ना, घूमते रहना इनकी आदत थी। दो ही शौक इनके थे, एक तो घूमना और एक यात्रा करना। यात्रा करते रहना चाहते थे। क्यों यात्रा करना चाहते थे? ये कहते थे कि मंजिल नहीं, यात्रा ही उद्देश्य होता है घुमक्कड़ व्यक्ति का। जो व्यक्ति सदैव यात्रा करता है या घुमक्कड़ घूमने वाले स्वभाव का होता है उसे घुमक्कड़ी कहते हैं। ठीक है ना, तो उस घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? यात्रा करते रहना। ठीक है, यात्रा करना ही उस घुमक्कड़ी स्वभाव का उद्देश्य होता है, मंजिल नहीं होता है। ठीक है ना, मंजिल पर नहीं पहुंचना उसको, केवल यात्रा करते जाना ही उद्देश्य होता है घुमक्कड़ी व्यक्ति का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर की। इस चैप्टर में क्या कहा गया है? इस चैप्टर में कुछ बातें बताई गई है मुख्य रूप से कि 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा का वर्णन यहाँ किया गया है। लेखक ने जो सन 1929 और 30 में जो नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा जो उन्होंने की थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और क्या बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पर दुर्गम जो पहाड़ी मार्ग हैं, दुर्गम है, जहाँ जाने में बड़ी कठिनाई उनको झेलनी पड़ी। ठीक है ना, तो दुर्गम मार्गों के बारे में यहाँ बताया गया और तिब्बती समाज के बारे में यहाँ बताया गया। कौन कौन सी मान्यताएं वहाँ थी, किस प्रकार का समाज था, ये बातें की गई है। और भारतीयों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने एक भिखमंगे के रूप में वहाँ यात्रा की है। ठीक है ना, अनुमति नहीं थी वहाँ जाने के लिए, इसलिए भिखमंगे भिखारी के रूप में उन्होंने वो यात्रा की है। ठीक है, और लेखक ने क्या कहा है कि उसको यात्रा करना अच्छा लगता है हमेशा। क्यों? क्या होता है यात्रा करने से? एक तो मनोरंजन होता है। ठीक है, दूसरी बात है ज्ञानवर्धन, ज्ञान भी बढ़ता है, नई चीजें सीखने को मिलती है। और दूसरी जगह हम जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को हमें जानने का मौका मिलता है, वहाँ की बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये यात्रा के लाभ हैं, इसलिए लेखक यात्रा करते रहते थे बार बार। तो बात करते हैं चैप्टर की। तो इस चैप्टर में क्या कहा गया है कि सबसे पहले जो एक कथन है वो क्या कहा गया है लेखक के द्वारा कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और बहुत कुछ आराम की बातें भी हैं। दो बातें कही गई हैं, एक तो तकलीफें भी हैं, अगर कोई यात्री वहां जाएगा घूमने के उद्देश्य से जाएगा तो उनको कुछ तकलीफें भी मिलेगी वहां पर। ठीक है, और दूसरी बात है कुछ आराम की बातें, अच्छी बातें भी है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। तो बुरी बातें क्या है समझिए। तो तकलीफ क्या है? सबसे पहले तकलीफ की बात कर रहे हैं। तकलीफ कैसी है कि वो जो मार्ग है, वो मुख्य मार्ग जो था जहां से लेखक गए थे, वो मुख्य मार्ग जो था वो व्यापारिक मार्ग था। उससे बिजनेस व्यापार होता था भारत और तिब्बत के बीच में। ठीक है ना, तो वो व्यापारिक मार्ग था वहाँ, तो इसलिए यात्रियों को जाने में असुविधा वहाँ होती थी, पहली बात। और दूसरी बात क्या था कि वो सैन्य मार्ग भी था। ठीक है, सैनिक मार्ग भी था।
सैनिक मार्ग मतलब वहाँ चीन की जो सेना थी, वहाँ उनके बहुत से जो ठिकाने बने हुए थे, बहुत से किले बने हुए थे जिसमें चीनी सेना रहती थी, इसलिए यात्रियों को जाने में वहाँ तकलीफ होती थी। तो लेखक ने क्या कहा है कि उस मार्ग से जाने में यात्रियों को तकलीफें थी। क्या तकलीफें हमने बताई है? पहली कि वो एक व्यापारिक मार्ग था, ठीक है ना, और दूसरा है कि वो सैन्य मार्ग था, ठीक है, सेना का वहाँ बहुत सी सेना की चौकियां वहाँ बनी हुई थी, ठीक है ना, जगह जगह सेना वहाँ रहती थी, आर्मी वहाँ रहती थी, इसलिए यात्रियों को यात्रा करने में या वहाँ जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो ये तकलीफ थी, ठीक है ना। और दूसरी बात है कुछ आराम भी था वहाँ पर, अच्छी बातें भी है। क्या बातें हैं कि एक तो वहाँ छुआछूत और पर्दा प्रथा नहीं है। ये तिब्बती समाज के बारे में कहा। क्या कहा कि वहाँ एक तो छुआछूत नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है और पर्दा प्रथा भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, कि स्त्रियों को दबाकर रखा जाए, ऐसा नहीं है। और दूसरी अच्छी बात क्या है यात्रियों के लिए वहाँ पर कि कोई अपरिचित व्यक्ति भी वहाँ जाएगा, अनजान व्यक्ति भी है, तो हम किसी के भी घर पर जाकर क्या कर सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, चाय बनवाकर पी सकते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति के घर पर हम चाय बनवाकर पी सकते हैं, और वो क्या करेगा, हमें एक विशेष चाय बनाकर वो उस घर की औरत हमें देगी, ठीक है। वो विशेष चाय क्या होगी, वो मक्खन से बनी होगी, ठीक है ना, मक्खन वाली, और एक विशेष चाय होगी अलग प्रकार की तिब्बती चाय, ठीक है ना। और वो एक विशेष प्रकार के पात्र में हमको दी जाएगी। कौन से पात्र में? जिसको खोटी कहा जाएगा, ठीक है। एक मिट्टी से बना हुआ टोंटीदार एक बर्तन होगा, एक पात्र होगा जिसे खोटी कहा जाएगा, और उस खोटी में हमको वो मक्खन वाली चाय हमको दी जाएगी, ठीक है ना। कौन से घर में? किसी भी घर में, हम किसी भी घर में वहां चले जाएं तो वो चाय हमको मिल सकती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है वहां जाने वाले यात्रियों के लिए, ठीक है। किसी भी घर में हम जाकर और उसकी जो रसोई है, किचन है, उसके अंदर तक हम जा सकते हैं वहां पर। ये लेखक ने वहां एक अच्छी बात बताई है, आरामदायक बात बताई है। और लेकिन अगर कोई एक भिखारी है, बिल्कुल निम्न श्रेणी का भिखारी है, निम्न श्रेणी का भिखमंगा है, तो उसको शायद घर पे नहीं घुसने दिया जाएगा। क्यों नहीं घुसने दिया जाएगा? चोरी के डर से। हो सकता है कि वो वेश बनाकर आया हो, और वो हो सकता है कि वो घर वालों को नुकसान पहुंचा दे। अन्यथा जो लोग और बाकी हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको वहां जाने की, उस घर में अंदर तक जाने की बिल्कुल छूट है। तो ये अच्छी बात बताई है लेखक ने यात्रियों के लिए, ठीक है। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफ भी बताई है और एक अच्छी बात भी बताई है। तो लेखक ने कहा कि जो उस मार्ग में सेना के लिए जो कुछ किले थे उसमें पहले कुछ लोग रहते भी थे, अब वहाँ कुछ उन किलों में अब लोग चले भी गए हैं वहाँ से कुछ लोग। तो ऐसा ही एक किला खाली पड़ा हुआ था, उसमें हम कुछ ठहरे, कुछ समय हमने उस किले में बिताया, ठीक है। उसके बाद हम जब चले वहाँ से, तो नदी पार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा हमको क्या दी गई, हमको वहाँ से आगे जाने की परमिशन दी गई, आगे जाने की हमको अनुमति दी गई कि आप यहाँ से इस क्षेत्र से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने वो राहदारी उन्होंने मांगी, हमने उनको दी, ठीक है ना। जो भी आगे जाने का टैक्स होगा, जो हमको चिट दी गई थी, ठीक है ना, तो वो हमने उनको प्रदान कर दी और मजिस्ट्रेट ने हमको जाने की अनुमति दे दी, ठीक है। आप आगे जा सकते हैं, अपनी यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में थोड़ला के आखिरी गांव में हम पहुंचे, और लेखक ने कहा है कि मैं वहां 2 बार चला गया हूं, 2 बार मैंने वहां की यात्रा की है। पहली बार क्या हुआ कि थोड़ला के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिल गया। यानी लेखक ने कहा है कि मैं किसके वेश में गया था? भिखारी के वेश में, भिखमंगे के रूप में वहां गया था मैं। लेकिन फिर भी कहा है अगर कोई भिखारी के वेश में जाएगा तो चोरी के डर से उनको घर में घुसने नहीं दिया जाएगा,
लेकिन लेखक को वहां कोई परेशानी नहीं आई। भिखारी के रूप में थे वो, लेकिन फिर भी वो उनको वहां ठहरने का उचित स्थान मिल गया। क्यों मिल गया? इस सुमति के कारण। सुमति एक बौद्ध भिक्षु है, मंगोल भिक्षु है, जो जिसकी वहां पर जानकारी थी, ठीक है ना, उसके यजमान वहां रहते थे, ठीक है ना। तो ये जो सुमति था ये बौद्ध भिक्षु था और उसकी वहां जानकारी थी, और इसकी जानकारी के कारण ये क्या था, लेखक का मित्र भी था, ठीक है, लेखक का मित्र बन चुका था ये। और इसके कारण, सुमति के कारण क्या हुआ, लेखक को क्या हुआ, वहां ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, भिखमंगे के रूप में होने के बावजूद भी। लेकिन लेखक कहता है कि जब मैंने दूसरी बार वहां की यात्रा की, तब मैं क्या गया था, दूसरी बार यात्रा के समय भद्रवेश भी, भद्र का मतलब जेंटलमैन रूप में, अच्छे सभ्य व्यक्ति के रूप में मैं वहां गया, सूट बूट लगाकर या अच्छे रूप में मैं गया। तब क्या हुआ, सभ्य रूप में वहां जाने पर भी लेखक को उचित स्थान नहीं मिला। दूसरी बार क्यों नहीं मिला? पहली बार तो इससे सुमति से बात हो गई थी, ठीक है ना, उसने, सुमति ने वहां अच्छा स्थान दिलवा दिया रुकने का, ठहरने का। लेकिन दूसरी बार सुमति से बात नहीं हुई और वहां शाम के वक्त मैं पहुंचा था दूसरी बार। तो शाम के वक्त क्या हो जाता है, वहां पर जो कुछ लोग हैं, तिब्बती समाज के जो लोग हैं, वो शाम को क्या करते हैं, एक नशीला पदार्थ, नशीला जो पदार्थ है, एक क्षण नामक पदार्थ वो पी लेते हैं और नशे में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो हो सकता है कि गलत व्यवहार करे मेरे साथ, ठीक है ना। तो इसलिए शाम को क्षण पीने के कारण मुझे वहाँ क्या हुआ, एक अच्छा या उचित स्थान नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो ये लेखक ने कहा है। उसके बाद में तो जब लेखक पहुंचा थोंडला में, तो थोंडला एक प्रकार का डांडा था, डांडा, ठीक है। डांडा का मतलब है एक ऊंचा स्थान है, ऊंचा स्थान, उसको डांडा कहा जाएगा। तो इस थोंडला नामक डांडे का विकट मार्ग कैसा था, एक कठिनाई से भरा हुआ था, जटिल मार्ग था वो, ठीक है ना। लेखक ने क्या बताया उसके बारे में, तो बात करते हैं डांडा थोंडला का विकट मार्ग कैसा था। उसकी ऊंचाई थी 16-17 हजार फीट, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई थी उसकी। वो निर्जन मार्ग था, वहाँ कोई घर नहीं था, कोई मकान नहीं था। किसकी बात हो रही है? थोंडला की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वहाँ निर्जन वो मार्ग था, यानी जन से रहित था, यानी व्यक्ति कोई वहाँ नहीं रहता था, गांव नहीं था, ठीक है ना। ऊंचाई पर वो स्थान था, और वो स्थान लेखक ने कहा है कि डाकुओं के लिए श्रेष्ठ स्थान कहा जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी यात्री वहां से जा रहा है, सुनसान प्रदेश है, और वहां चोर डाकू जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, जाने वाले राहगीरों को, यात्रियों को वो लूट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डाकुओं के लिए श्रेष्ठ स्थान था, ठीक है ना। वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए डाकुओं के लिए अच्छा स्थान था। और वहां पर तिब्बत में क्या कहा है लेखक ने कि हथियार का कानून नहीं था। ये तिब्बती समाज की विशेषता बताई है कि वहां हथियार का कोई कानून नहीं था। कोई भी व्यक्ति पिस्तौल, बंदूक रखकर, अपने जेब में रखकर सरेआम घूम सकता है, बाजार में घूम सकता था, ठीक है ना। तो वहां हथियार का कानून नहीं था। और क्या कहा है कि सरकार द्वारा पुलिस और खुफिया विभाग पर कम खर्चा किया जाता था। जो वहां की सरकार थी वो क्या करती थी, पुलिस पर और खुफिया विभाग पर इन्वेस्ट नहीं करती थी, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करती थी। उसको, पुलिस विभाग को और खुफिया विभाग को मजबूत नहीं बनाया जाता था, ठीक है ना। जिस कारण से उस मार्ग में क्या था, वहाँ डर बना रहता था। ये उस मार्ग की विशेषताएं लेखक ने बताई है, ठीक है ना। तो ये हमने उनकी यात्रा के बारे में समझा। एक बार फिर से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि जब 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा का वर्णन लेखक ने किया है
किस रूप में गए थे लेखक? भिकमंगे के रूप में गए थे। दो बातें यहाँ बताई गई हैं कि वहाँ किस प्रकार के पहाड़ी मार्ग थे, दुर्गम मार्ग थे, और वहाँ का समाज कैसा था, क्या मान्यताएं थी, ठीक है ना। तो उस मार्ग में जाने के लिए लेखक ने क्या कहा है? एक तो वहाँ तकलीफ भी थी और यात्रियों के लिए कुछ आराम की बातें भी थी। दो बातें थी। तकलीफ की बात क्या थी कि वहाँ पर एक व्यापारिक मार्ग था, एक सैन्य मार्ग भी था वो, ठीक है, सेना का वहाँ जमावड़ा रहता था, व्यापारियों का वहाँ जमावड़ा रहता था, तो इसलिए यात्रियों को वहाँ कष्ट होता था, ठीक है, अपनी यात्रा जारी रखने में। और कुछ अच्छी बातें भी थी। अच्छी बातें क्या थी कि वहाँ अपरिचित होने पर भी व्यक्ति किसी भी घर में जा सकता है और उसके किचन तक भी जा सकता है और उसकी चाय पी सकता है, ठीक है ना, ये बताया गया। उसके बाद में कहा गया कि दो परिस्थितियां हैं। 2 बार मैं वहां गया था, उस स्थान पर गया था। तो जब मैं थोंडला के आखिरी गांव में पहली बार जब गया तो वो भिकमंगे के रूप में गया था, भिखारी के रूप में, लेकिन फिर भी मुझे वहां ठहरने के लिए जगह मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि मुझे सुमति मिल गया था। सुमति कौन है? मित्र है, और वो एक बौद्ध भिक्षु है, उसकी जानकारी से रहने की जगह मिल गई। लेकिन दूसरी बार तो एक भद्र वेश में गए थे लेखक, यानी अच्छे वेश में सभ्य पुरुष के रूप में गए थे, लेकिन फिर भी वहां रुकने का स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो एक तो सुमति से जानकारी नहीं हुई थी, बातचीत नहीं हो पाई थी, और दूसरी बात है कि वहाँ वो शाम के वक्त गए थे, और शाम के वक्त तिब्बत के जो लोग होते हैं वो क्षण पीकर रहते हैं, नशीला पदार्थ वो पी लेते हैं और नशे में मस्त रहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ डांडा जो थोड़ला है, उस थोड़ले के विकट मार्ग के बारे में कहा गया है। और क्या कहा है कि वहाँ एक तो हथियार का कानून नहीं था, लोग बाग खुले में ही बंदूक और पिस्तौल को हाथ में रखकर घूम सकते थे चारों तरफ। और दूसरी बात है कि वहाँ जो निर्जन स्थान थे वहाँ पुलिस और खुफिया विभाग भी एक्टिव नहीं थी, सक्रिय नहीं थी। क्यों नहीं सक्रिय थी? क्योंकि पुलिस और खुफिया विभाग पर सरकार द्वारा कम खर्च किया जाता था, और उन मार्गों पर किसका भय बना रहता था? डाकुओं का और चोर लुटेरों का भय बना रहता था। तो इस प्रकार से तिब्बत की यात्रा करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी लेखक को करना पड़ा। इसके बाद में क्या होता है बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।